माझं हिंदी एवढं हाय-फाय नाहीये. कारण इथे जे हिंदी तुम्ही पाठवलंय, हं. मराठीपेक्षा हिंदी कठीण वाटायला लागलंय. नाही, नाही ठीक आहे ना. हां, असं हां. वर्ड वर्ड टू वर्ड घ्यायचंच नाही आपल्याला. हां. म्हणजे प्रतिसंहरण वगैरे बापरे, बापरे! नहीं, नहीं, ते जमणार नाही. म्हणजे हां. बोर्ड मीन्स बोर्ड का मतलब होता है मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड. बस हं, असं. हं, हं. हं. कारण इतकं डीप नाही पॉसिबल ना. हां, तेच. लाईव्ह सुरू झालाय. प्राची मॅम सुरू करायचं आपण. प्राची मॅडम सुरू करायचं. हो, हो. नमस्कार, मैं संकल्प फाउंडेशन सामनेर की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में 1-2 मिनट में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से काम कर रहा है। हमारा एनजीओ का मुख्य प्रिंसिपल है महात्मा गांधी जी का गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का शिव भावे जीव सेवा, इस तत्व से हमारा एनजीओ काम करता है। हम रूरल डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड हेल्थ, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत है। पिछले 12 सालों में हमने जो कार्य किया है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर शेयर कर। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजन ही। कोरोना के समय जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थी, हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किए जिसमें रूरल डेवलपमेंट, अलग अलग किसानों के प्रैक्टिसेस जैसे मिलेट्स फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यौगिक फार्मिंग। इसके अलावा इन कोरोना पैंडेमिक बहुत सारे लोगों को टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर के स्क्रीन का बहुत ज़्यादा
लगा हो गया था, तो उसके कंट्रोल कैसे करें, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए वर्कशॉप लिया इन द ऑनलाइन फॉर्म। इसके अलावा हमारे सबके पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार सीरीज ली। इसके अलावा विश्व शांति, वाटर सिक्योरिटी, हेल्थ एंड हाइजीनेशन, इसके ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर अलग अलग वक्ताओं को हमने इनवाइट किया। और ये सब करते हुए ऐसे तय हुआ कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट ला सके कि जिसमें संवाद हो। तो संवाद साथी 15 अगस्त 2022 को शुरू किया, जिसमें जो भी डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको इनवाइट करके उनके चरित्र के जो भी लाइफ जर्नी है उसके बारे में उनकी शेयरिंग लोगों के साथ साझा करना, ये शुरू किया। अभी तक लगभग 157 हमारे एपिसोड हुए, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत जो भी विकलांग लोग हैं वो शामिल हुए। महाराष्ट्र के 31 डिस्ट्रिक्ट से, इसके अलावा कर्नाटक स्टेट से, गोवा, नई दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसे अलग अलग हरियाणा राज्यों से भी महानुभाव जुड़े और उनका जो भी लाइफ जर्नी है हमारे साथ उन्होंने साझा किया। आज हम जिस वेबिनार में लर्न द लॉ सीरीज, ये भी संवाद सारथी के जो हमारे साथ साथी जुड़े थे, जो बाय प्रैक्टिस लॉयर्स और एडवोकेट है, उन्होंने तय किया कि हम लर्न द लॉ सीरीज शुरू करते हैं। तो अभी तक 6 वेबिनार्स हुए इस सीरीज में, जिसमें पहला टॉपिक लिया गया था अबाउट द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। और आज हम जिस नए वेबिनार सीरीज को शुरू कर रहे हैं, ये एक्ट है द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। और ये सारा मॉडरेट हमारे साथी, हमारे मार्गदर्शी एडवोकेट प्राची मैम और उनकी पूरी टीम कर रही है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे प्राची मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आज का वेबिनार वो कंडक्ट करें। Good evening, all of you. Myself, Advocate Prachi Nilawar. Today is our seventh webinar, Learn the Law, on the topic Mental Health Care Act 2017. Today's our guest is Advocate Seema Adate Madam. She is law graduate and practicing lawyer of Bombay High Court. Ex-CWC member, then law trainer. She trained the CWC, JJBs, and wherever she called. She is mentor of Amravati Division CWC. My best friend, my colleague, my well-wisher. I welcome Madam Adate Madam. I welcome. Now you can start your topic. Learn the law, the Mental Health Care Act 2017. Adate Madam. मैडम आप अनम्यूट कीजिए और हाँ आपका हाँ स्क्रीन शेयर कीजिए। यस यस, और स्क्रीन मैंने शेयर किया, 1 मिनट। हाँ, दिख रही हूँ मैं आपको? Yes. ओके, आपका स्क्रीन नहीं आया अभी तक, आप दिख रहे हो, आपका वीडियो ऑन हुआ है। अभी दिख रहा है? नहीं होगा वो 1-2 मिनट में। हाँ, दिसतायत ना मॅडम, दिसतायत ना. ओके। म्हणजे अभी दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयर किया है नहीं मैंने। नहीं, आपने शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ, मैंने शेयर कर दिया है। एक पीपीटी ओपन कीजिए पहले, फिर शेयर बटन पे क्लिक कीजिए हाँ, और पीपीटी के ऊपर। ओपन ही है, 1 मिनट। हाँ, सेकंड। मला दिसतायत मॅडम. ओके,
ना मॅडम त्यांची स्क्रीन नाही दिसत आहे, स्क्रीन पाहिजे. हा हा मलाही दिसत नाही, एक सेकंद हा. माझ्या ना डबल दिसतात, एक मिनिट स्क्रीन. हा आता दिसतंय तुम्हाला? नाही अजून, होईल दुसरी होईल. कुठली तरी ना स्क्रीन त्याच्यामध्ये ओपन झाली माझी, एक मिनिट. Return to meeting. तुम्ही पीपीटी ओपन केलं का आधी तुमच्या ते करते एंडला? करते हा करते. हा, आधी पीपीटी ओपन करा आणि मग शेअर बटनावर क्लिक. हो. दिसतंय का आता? Yes, yes. येस मॅम दिसतं. ओके, फुल करू का? हो येस. ओके. आता पूर्ण दिसते ना? ही पूर्ण दिसते का सगळ्यांना स्क्रीन? Yes, yes. येस मॅम येस. Now we can start. Okay. Thank you, Prachi madam and Vishal ji for calling me and to share my knowledge on this platform. हालांकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए कुछ अलग ही है और इसकी वजह से मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सीखा, कुछ नया सीखने को मुझे मिल रहा है इस संवाद की वजह से. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. इसके पहले भी मैंने इस विषय पर एक ट्रेनिंग की थी. बच्चों की वो नासा और डीएलएसए से जुड़ी हुई थी, तो उनकी स्कीम्स की बारे में मुझे कहना था. बट ये मेरे लिए कुछ अलग ही प्रोग्राम आज आप मेरे लिए लेकर आए हो और ईच ट्रेनिंग सेशन एंड अवेयरनेस सेशन इज लर्निंग फॉर मी. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस एक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. ओके, तो इस एक्ट का टाइटल ही यही है कि द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिनियम 2017. इसके पहले भी हमारे पास लेजिस्लेशन थे. 1987 से लेके हमारे पास 2006 तक काफी सारे लेजिस्लेशन पर बात हुई थी. लेकिन इस एक्ट ने जितना हमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस दिया है, ये एक्ट जितना कॉम्प्रिहेंसिव है, शायद इसके पहले वो नहीं था. काफी सारे चेंजेस आ गए 1987 से लेकर 2017 तक. काफी सारा गैप थे, काफी सारे लूप्स एंड लैक्यूनास भी थे जो इस एक्ट ने फिल करने की कोशिश की. So this will be a step towards protecting the rights and ensuring dignified mental health care. This act itself is a progressive legislation replacing the Mental Health Act 1987, emphasizes the rights, dignity and access to the mental health care. Okay. So now what is short title, extent and commencement of this act? So this act is called as Mental Health Care Act. जो पहले जो एक्ट थे वो सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्ट संबोधित किया जाता था. अभी नए एक्ट में 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट करके हम संबोधते हैं. तो इसका एक्सटेंट क्या है? दिस एक्ट इज अप्लाइड टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज, ऑल यूनियन टेरिटरीज. इसकी जो एक्ट ये जो लागू हुआ है ये 29 मई से लागू हुआ है 2018 से बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. इस एक्ट ने रिप्लेस किया है मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 को और उसी प्रकार ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन बन गया है टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर को. ये एक्ट जो है इटसेल्फ ह्यूमन राइट्स को कंप्लीटली कवर कर रहा है. ह्यूमन राइट के अंतर्गत मेंटल हेल्थ को भी कवर किया गया है. इट इज माय ह्यूमन राइट
to get the appropriate mental health care from the appropriate authorities, including government and non-governmental authorities. So ये statutory rights बन गया है for every citizen to get the proper treatment under the Mental Health Care Act. Okay. So इस एक्ट के तहत टोटल चैप्टर्स है इस एक्ट के तहत टोटल 36 चैप्टर्स है एंड 126 सेक्शंस है। क्योंकि मुझे प्राची मैडम ने आज टॉपिक 2 और 3 पर बात करने की अनुमति दी है, तो हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, टाइम कंस्ट्रेंट भी है। तो हम टॉपिक जो है 1, 2 एंड 3, चैप्टर 1, 2, 3 को लेकर हम बात करेंगे। चैप्टर 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट है, जो हमने पहले देखा है शुरुआत में ही। और जो सेकंड एंड थर्ड जो चैप्टर है उसको हम अभी उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बिफोर वी एंटर इनटू चैप्टर सेकंड एंड थर्ड, हमें थोड़ा बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड क्या है और उसकी गरज क्या है, क्या नीड थी इस एक्ट की, क्या वजह थी इस एक्ट को 1987 के बाद 2006 के बाद वापस 2017 में अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत थी। So Mental Health Act 1987 was the outdated and institutional in nature. काफी सारा उसका फोकस जो था वो इंस्टीट्यूशनल केयर पर था। फिलहाल जो अपना 2017 का जो एक्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, वो इंस्टीट्यूशनल केयर के ऊपर ना फोर्स करते हुए, ना एम्फसाइज करते हुए कम्युनिटी बेस्ड ज्यादा केयर कर रहा है। इसका ट्रांजिशन हुआ है इंस्टीट्यूशनल केयर टू कम्युनिटी बेस्ड केयर पे। मीनवाइल मतलब 1987 से लेकर 2017 तक, मतलब ये एक्ट आने तक काफी सारे केसेस बढ़ने लगे थे मेंटल इलनेस को लेकर, स्टिग्मेटाइजेशन को लेकर एंड सुसाइड को लेकर, जिसकी वजह से वो अर्जेंट पॉलिसी गैप फिल करने की हमें जरूरत पड़ी। It recognizes the dignity and autonomy rights of individuals with mental illness. हर व्यक्ति की खुद की डिग्निटी होती है, स्वयं निर्णय का हर एक को एक अधिकार है। हर मेंटली हेल्थ इश्यूड या फिर मेंटल हेल्थ केयर का व्यक्ति डिसीजन ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, अगर वो प्रॉपरली असेस्ड हो जाए, अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए, तो शायद वो व्यक्ति जो मेंटल हेल्थ केयर से जूझ रहे हैं वो खुद भी स्वयं निर्णय ले सकते हैं अपनी खुद की ट्रीटमेंट को लेकर। ये इस एक्ट में कहा गया है। The older law was treated mental illness as a social, एक सामाजिक डर था, नीडिंग द आइसोलेशन, मतलब व्यक्ति को आइसोलेशन करना। वहीं 2017 का जो एक्ट है वो ज्यादा फोकस करता है केयर को लेकर, इंक्लूजन को लेकर, मतलब सामाजिक प्रभाव में लाना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हर व्यक्ति का है ह्यूमन राइट बनता है, एक मानवीय अधिकार है कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिली जाए, उसके हेल्थ केयर को हो, उसकी मेंटल को लेकर हो, तो उसकी केयर जो है, मेंटल केयर जो है वो इसका मिलने का, उसका वो अधिकार इस एक्ट के तहत लाया गया है। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस एक्ट को लेकर? टू एंश्योर एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर एवरी पर्सन इज इन नीड। हर कोई व्यक्ति जो मेंटल हेल्थ केयर से जूझ रहा है, उस हर व्यक्ति की वो जरूरत है, और हम इंश्योर करेंगे इस एक्ट के तहत कि उस हर व्यक्ति तक हम पहुंचे और उसको सहायता देने की हम पूरी कोशिश करें, पूरी की पूरी सेवा देने की कोशिश करें। ये एक्ट का अहम हिस्सा है। This act also protects and promotes rights of a person with mental illness during treatment and rehabilitation. It also integrates the mental health into general health services, reducing stigmatization and segregation. Mental health की ट्रीटमेंट जो है
वो जनरल हेल्थ सर्विसेज से ही जुड़ी हुई है, जिसमें जो स्टिग्मेटाइजेशन है वो रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस होता है, और सेग्रीगेशन जो है वो नहीं होता है, सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, एक जनरल हेल्थ सर्विस के हिसाब से ही इसको ट्रीट किया जाता है। हम सबको मालूम होगा कि इवन 2023 में जो नए एक्ट आए, बीएनएस, बीएसएस एंड बीएसए, उसके पहले जो आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी थे, तभी भी सुसाइड को एक अपराध या गुनाह माना जाता था। जो कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता था, उस हर व्यक्ति के खिलाफ गुनाह रजिस्टर होता था। परंतु इस एक्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, एंड एज ए रिजल्ट इट रिकॉग्नाइज अ रिजल्ट ऑफ सीवियर स्ट्रेस। सो ये एक्ट जो है रिकॉग्नाइज करता है कि जो व्यक्ति जो हेल्थ केयर से जूझ रहा है, मेंटल हेल्थ केयर से जूझ रहा है, वो सीवियर स्ट्रेस का व्यक्ति हो सकता है। सो उसमें डिक्रिमिनलाइज सुसाइडल और जो अटेम्प्ट्स है वो डिक्रिमिनलाइज कर दिए गए। रेगुलेट्स मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स एंड एंश्योर क्वालिटी ऑफ केयर। It defines the duties of governments, professionals and institutions in providing services. तो इस एक्ट के तहत हर व्यक्ति की, हर अथॉरिटीज की, हर प्रोफेशनल्स की, हर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर्स की ड्यूटीज बताई गई है। प्रोफेशनल्स क्या करेंगे, नॉन इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे, गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या है, इस एक्ट में स्पेसिफाई की गई है। इस एक्ट में इनफैक्ट आयुर्वेदा, यूनानी और बाकी सारे ट्रीटमेंट का भी इंक्लूजन किया गया है। ये अहम हिस्सा है इस एक्ट का। ये एक्ट प्रमोट करता है अवेयरनेस एंड मेंटल हेल्थ लिटरेसी प्रोग्राम्स को लेकर अमंग द अदर सिटीजन्स। इस एक्ट का एम क्या है? इट एम्स फॉर अ होलिस्टिक इकोसिस्टम फोकसिंग नॉट जस्ट ऑन हॉस्पिटल्स बट ऑल्सो ऑन अवेयरनेस, प्रिवेंशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट। इस एक्ट के तहत हम सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन या इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को नहीं फोकस कर रहे हैं, परंतु हर मेंटल हेल्थ इलनेस का या फिर मेंटल इलनेस की व्यक्ति को सोसाइटी में कैसे उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, उसका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कैसे हो सकता है, अवेयरनेस सोसाइटी में कैसे क्रिएट हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, इसके ऊपर ज्यादा भर दिया गया है, ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया गया है, ज्यादा एम्फसाइज किया गया है इस एक्ट में। What are the key features at a glance? Right-based approach है that it treats a person with mental illness as a rights holder and not a subject. So हर व्यक्ति का right होता है. It is even a person with a mental illness or with a mental health care has a right to get the appropriate treatment on his or her mental illness, and it cannot be termed as a subject. Now, what are the advanced directives? Advanced directives ये है कि हर individual who is a patient of mental illness or a patient of a mental health care can pre-decide their treatment preferences. Say, for example, if I am going through a mental stress, there are n number of stresses, there are n number of mental illnesses, मूड स्विंग हो सकता है और कोई पीरियोडिक अटैक्स हो सकते हैं मेंटल इलनेस को लेके। तो इट इज माय चॉइस, मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे मेरे ट्रीटमेंट को लेकर के मेरे प्रेफरेंसेस क्या क्या है और मुझे कैसे ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कौन से हॉस्पिटल में और कब और कहाँ और कैसे स्वरूप में मेरी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सो इंडिविजुअल कैन ऑल्सो डिसाइड बेस्ड ऑन हिज और हर मेंटल कंडीशन। A person who is unwell to take any decision on his own can appoint or is allowed to appoint a trusted person called nominated representative. So ऐसी कोई व्यक्ति जो डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है,
ऐसे हर मेंटल इलनेस की व्यक्ति एक नॉमिनेट कर सकती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो उसके बिहाफ उसका डिसीजन, उस व्यक्ति के लिए वो डिसीजन ले सकती है उसके मेंटल हेल्थ को रिगार्डिंग हिज और हर मेंटल इलनेस। जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन है, जैसे कि मेडिकेशंस है, जैसे कि और कोई ट्रीटमेंट को लेकर जो मेंटल इलनेस की व्यक्ति है जो डिसाइड नहीं कर सकती या डिसीजन नहीं ले सकती, तो इस केस में वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर सकते हैं। उसी प्रकार मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड भी इस एक्ट के तहत एक प्रावधान रखी गई है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो प्रोटेक्ट करता है हर पेशेंट की राइट्स एंड केसेस रिव्यू करता है। मेंटल हेल्थ रिव्यूज बोर्ड जो है, जिसे हम इन शॉर्ट MHRB कहेंगे, इट प्रोवाइड्स a patient's right, it protects the patient's right। और मेंटल हेल्थ बोर्ड का जो डिसीजन है वो लास्ट डिसीजन होता है अनलेस एंड अनटिल इट गोज इन अपील टू द हायर कोर्ट। As I said, it decriminalizes the decriminalization of suicide provides more rehabilitation instead of punishment। तो ये एक्ट जो है रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पर ज्यादा फोकस कर रहा है देन पनिशमेंट। एज आई सेड कि 2023 BNSS और बाकी के एक्ट आने के पहले हमारे पास जब IPC, CRPC, IPC थे, 2027 में ऑलरेडी इसने डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। सो जब पहले सुसाइडल अटेम्प्ट्स में कंप्लेंट रजिस्टर होती थी, इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट नहीं तो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस पर ज्यादा भर दिया गया है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। नाउ इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द एक्ट to ensure accessible and affordable care to every individual coming under the mental illness roof. It also focuses on dignity and community care, moves away from isolation or forced institutionalization. तो अगर कोई व्यक्ति अगर फोर्स इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर अगर भर देती है तो इस एक्ट के तहत उसको प्रोटेक्ट किया गया है और ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है। Now let us come to the important decisions. So what is mental illness? अभी हमने इसके पहले चैप्टर 1 में पहले की स्लाइड में हमने देखा था कि मेंटल इलनेस को लेकर क्या क्या प्रावधान है। नाउ लेट अस डिस्कस द डेफिनेशंस, जो व्याख्याएं दी गई है इस एक्ट के तहत, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज मेंटल इलनेस? अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, विचार करने का गंभीर विकार, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी दैट इम्पेयर्स जजमेंट, मतलब जजमेंट लेने की भी क्षमता नहीं होती है, behavioral changes or ability to meet daily life demands comes under the mental illness. But it does not include simple stress, deviant behavior or social non-conformity. Now, what is mental health establishment? Any hospital or facility providing mental health services, whether government or non-government, whether private or government, is called a mental health establishment. Now, mental health professionals includes psychiatrists, clinical psychologists, psychiatric nurses, and psychiatric social workers who are well trained and who has obtained the degree from the recognized universities. Now, nominated persons, a person or the nominated representatives, we say NR, a person appointed by the individual to make treatment decisions when they lose capacity. As I said, a person who is not even in a capacity to take any decision due to his or her mental illness, as we have seen, what we have seen in the definition of mental illness, has a right, has a capacity to appoint a nominated representative for his or her treatment. This act
uses medical and right-based definitions, removing stigma and focusing more on the care. Is this clear up to this slide? इस स्लाइड तक ठीक है सब? Yes, ma'am. So we'll go to section 3, determination of mental illness. So determination must be based on recognized medical standards. जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है उसके तहत ही मेंटल इलनेस डिसाइड होगा, ना कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति डिक्लेयर नहीं किया जाएगा बेस्ड ऑन रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ और सेक्सुअल ओरिएंटेशन और कल्चरल और सोशल नॉन कन्फर्मिटी और इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्टेटस पर, धार्मिक और किसी राजनीतिक बिलीफ पर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर या सांस्कृतिक और सामाजिक नॉन कन्फर्मिटी पर कोई भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को मेंटली इल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर उसके तहत अगर डिटरमिन होता है मेंटल इलनेस, तो ही वो मेंटल इलनेस की डिक्लेरेशन के लिए काबिल है। अदरवाइज बेस्ड ऑन दिस इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज अ मेंटली इल पर्सन। मेंटल इलनेस, यहाँ पर एक सवाल था। हाँ, यस। What is the medical standard to define the mental illness? Okay. So, एक मिनट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन ये करके ना मैं आपको बता पाऊंगी। आपको बैक जाना है, बैक आपको बैक जाना है, बैक। हाँ, मुझे बैक जाना है। एरो की है ना, लेफ्ट वाला एरो की वो प्रेस कीजिए। करेक्ट। नहीं, इट्स गोइंग टू बैक। नहीं, वैसे नहीं, मुझे मिनिमाइज करना है स्क्रीन मेरा। ओके, तो इसके प्रेस करना पड़ेगा, इसके। ओके, आपने बाद में भी बोला तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन कंटिन्यू। ओके। Make in slideshow mode. Okay. Few seconds. Give me a few seconds. ये जो है ना हमारे अगले सेशन में हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट पे कंटिन्यू होने वाला है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। मेक इन स्लाइड शो मोड। नीचे वो स्लाइड शो बटन है, नियर दैट माइनस साइन। Which minus? At the bottom of slide. Now? No, it's not in slideshow mode. It's not in slideshow mode. Wait a second. बॉटम राइट साइड जहाँ पर 71% लिखा है ना, हाँ, वो उसके माइनस साइन है ना, वहां पर। हाँ, वहां पर। यस, क्लिक ऑन दैट। यहाँ आ गया अभी। आ गया। ओके, यस, नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट। हाँ, यस। क्या वो जेएनजी को उठाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। सो ये जो स्टैंडर्ड मेडिकल रिकॉग्निशन जो है, वो हम लोग जब नेक्स्ट सेशन करेंगे या फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे।
यस मैम, अभी यस। क्योंकि ये डेफिनेशंस कवर कर रहा है, तो डेफिनेशन डिटर्मिनेशन कवर कर रहा है, तो इलैबोरेटिव सेशन जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट इसमें सेशन में मैं कवर कर देती हूँ। हाँ, ओके। So mental illness should be diagnosed by a qualified mental health professionals. As I said कि recognized यूनिवर्सिटी से ही डिग्री हासिल की हुई हर व्यक्ति, हर डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर जो है उनके द्वारा ही मेडिकल मेंटल इलनेस ये डायग्नोस होना जरूरी है। तो डायग्नोसिस एम्स एट ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, नॉट सोशल कंट्रोल। ओके, और ये ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कल जाके कोई भी उठकर ये ना कहे कि ये औरत मेंटली चैलेंज है या मेंटली इल है, पागल औरत है, कुछ भी बक बक करती है। इस एक्ट का अहम रीजन ये है, अहम हिस्सा ये है टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक विमेन, माइनॉरिटीज एंड डिसेंटर्स। ऐसे लोग जो वल्नरेबल है, जिनको स्टिग्मेटाइजेशन इजीली किया जा सकता है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मेंटल इलनेस का जो डायग्नोसिस होना वो बहुत जरूरी है बाय द क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस। Now coming to the capacity to make mental health care decisions, which is covered under section 4, हमें ये प्रिज्यूम करके चलना है कि एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम टू हैव द कैपेसिटी अनलेस अदरवाइज प्रूवन। तो हर व्यक्ति, जब तक ये प्रूव नहीं होता है, एज आई सेड कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स की द्वारा डायग्नोसिस होना चाहिए, उनके द्वारा अगर नहीं हुआ है डायग्नोसिस, तो एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी का व्यक्ति है, ऐसा हमें मानकर ही चलना पड़ेगा, ये एक्ट कहता है। A person has capacity if they can understand the information relevant to the decision. अगर कोई उनके साथ एक हाथ उनके मेंटल हेल्थ को लेकर अगर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अगर वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली समझ पा रहे हैं और उसके ऊपर रिलेवेंट डिसीजन ले पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति इनकैपेसिटेड, तो व्यक्ति वो कैपेसिटेड है, ऐसा हम गृहित धर सकते हैं इस एक्ट के तहत। होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उस व्यक्ति को ये पता हो रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों चिड़चिड़ापन कर रहा हूँ, मेरा मूड क्यों स्विंग हो रहा है, मेरे बिहेवियर में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, व्हाई आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। तो अगर उस व्यक्ति को ये सब समझ में आ रहा है, एंड इफ शी और ही और इफ दैट पर्सन इज इन अ position or is in a capacity to take or make a decision or not to make a decision, then ऐसे व्यक्ति को हम गृहित धर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम मान के चलेंगे कि that person is in a capacity to take the decision। वो व्यक्ति जो वर्बली, राइटिंग में और बाय गेस्चर कम्युनिकेट कर पा रहा है अपनी लैंग्वेज को, अपने डिसीजन को, अपने से को, अपने हेल्थ के बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में अगर वो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट कर पा रहा है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द पर्सन इज इन अ कैपेसिटी टू कम्युनिकेट। लॉस ऑफ कैपेसिटी इज नॉट अ परमानेंट। अगर कैपेसिटी भी अगर मान लीजिए कि कल जाके वो चली गई, से फॉर एग्जाम्पल कल जाके वो व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, दैट डजंट मीन कि दैट पर्सन इज कंप्लीटली इनकैपेसिटेड, इट इज अ परमानेंट इनकैपेसिटी, इट कैन बी रीअसेस्ड periodically। Respect of individuality and informed consent is central to treatment। तो हर व्यक्ति की इंडिविजुअल चॉइस को, डिग्निटी को एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें उस व्यक्ति के साथ बात करनी पड़ेगी, उसके साथ काम करना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, और उनका इन्फॉर्म कंसेंट मतलब हर व्यक्ति के साथ बात
करते वक्त, संवाद करते वक्त उस व्यक्ति के प्रति हम जो कोई भी इंफॉर्मेशन उसको देने वाले हैं, देने चाहते हैं, और हमारा निर्णय भी अगर हम उसको देना चाहते भी हैं या सजेस्ट करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि तुमको साइकियाट्रिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो अगर हम बता रहे हैं, हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को भी हम उस व्यक्ति का भी पार्टिसिपेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, उसका भी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना इस प्रोसेस के दरमियान इज मच इम्पोर्टेंट। और इसको सेंटर में मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट की पहचान बनाई गई है। So this act protects individuals from arbitrary decisions. As I said कि कोई भी arbitrary decision नहीं ले सकता। कल जाके हॉस्पिटल वाले या NGOs या कोई प्राइवेट सेक्टर्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स जाके किसी भी मेंटल इल पर्सन को उठाकर हॉस्पिटल में डायरेक्ट या किसी इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्ट एडमिट नहीं कर सकते। It empowers the patient to participate in their care और इन डिसीजन। सो आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से लेकर जो ऑलरेडी मेंटली हेल्थ केयर का व्यक्ति है। Now, what is the concept of advance directives? There is a provision under this act and which is covered under section 5 to 10, 5 to 11 of chapter 2 and 3. So what is a written what is the concept of advance directive? So it is a written document where a person states how they will be and they do not wish to be treated if they become mentally ill in the future. आज अगर मेरी कंडीशन अगर ठीक नहीं है, टुडे आई एम इन अ कैपेसिटी टू टेक अ डिसीजन, आज मैं डिसीजन लेने की कैपेसिटी में हूँ, कल शायद मेरी कैपेसिटी उससे और बेहतर हो जाएगी, शायद मुझे और ज्यादा चैलेंजेस डाउन द लाइन मेरे एज को लेकर भी, शायद मेरे ये मेंटल इलनेस जो है वो शायद और आगे बढ़ता जाए, तभी मैं इन फ्यूचर शायद मेरी कैपेसिटी जो है इन कैपेसिटी में चेंज हो सकती है। तब जाके मुझे क्या ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, किस हॉस्पिटल में, किसके साथ, कौन मेरा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, कौन मेरी केयर करेगा। तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाने का अधिकार भी उस व्यक्ति को इस एक्ट के तहत दिया गया है। It may include type of treatment or medications preferred. So type of treatment not necessarily कि मुझे अच्छा ही खाना देना चाहिए, कि मुझे अच्छा ही हॉस्पिटल चाहिए, नहीं, मुझे टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में क्या चाहिए, मुझे यूनानी लेना है, मुझे आयुर्वेदिक लेना है, या मुझे होम्योपैथी लेना है, या मुझे एलियोपैथी लेना है, कौन से मेडिकेशंस मैं प्रेफर करूंगी, हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स प्रेफर्ड और नॉट प्रेफर्ड, तो कौन से हॉस्पिटल में मुझे जाना चाहिए, तो वो भी एक रिटन डॉक्यूमेंट वो बना के रख सकता है। एज वी मेंशन इन आवर विल ऑल्सो ना, कि विल में जिस प्रकार से मेंशन किया जाता है इसी तरह से यहाँ पर भी एक रिटन डॉक्यूमेंट जो मेंटल हेल्थ केयर से जूझ रही व्यक्ति बनाकर रख सकती है। उसी प्रकार अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें मेंशन किया जा सकता है कि मेरे मेंटल हेल्थ को लेकर इन फ्यूचर अगर ज्यादा ही चैलेंजेस आ गए तो मेरे बिहाफ में XYZ व्यक्ति मेरी रिप्रेजेंटेटिव के तहत तौर पर काम करेगी। This document, this advance directive has to be signed, witnessed and registered with the mental health board. However, it can be revoked or modified at any time by the individual, by a person who is making that. The treating doctor must respect and follow the advance directives unless overridden by the MHRB. जब तक बोर्ड जो है वो ओवरराइड नहीं करता है या कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं पास करता है, तब तक हर डॉक्टर को ये कंपलसरी, ये मैंडेटरी है कि रेस्पेक्ट करे और उसने जो डॉक्यूमेंटेड किया हुआ जो
रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड है, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके जो डायरेक्टिव्स है, उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे। अगर हम लोग देखें तो इस एक्ट में एंड स्पेसिफिकली इस कॉन्सेप्ट में ये एक यूनिक एम्पावरमेंट है, एक टूल है हर उस मेंटल हेल्थ केयर व्यक्ति के लिए जो इस डिसीज से, इस गंभीर स्वरूप से गुजर रहा है। Even when the person is not in a position to decide, this is a unique empowerment tool giving voice to patient even when that person is not in a position to make any decision. So एक अच्छा टूल बना दिया गया है, एक अच्छा यूनिक एम्पावरमेंट दिया गया है इस एक्ट के तहत मेंटल हेल्थ केयर व्यक्ति को। Now revocation and disputes. Now, as I said, कि advance directives can also be revoked, amended, or replaced by any time when the person is in a capacity. जैसे कि हम लोग विल में नहीं रिवोक कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, सेम यहाँ पर भी रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, एडिशंस कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं एनी टाइम व्हेन द पर्सन becomes a capacitated or comes in a capacity. In case of disagreement between doctor, family, or the representative, nominated representative, the mental health board will decide whether to enforce or modify the directives. So, इन तीनों में से अगर डिसअग्री कोई करता भी है उस अग्रीमेंट को लेकर या फिर रिवोकेशन को लेकर या अमेंडमेंट को लेकर या रिप्लेसमेंट को लेकर, तो डॉक्टर हो, फैमिली हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये मैटर कहाँ पे जाएगा? मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड के पास जाएगा एंड द मेंटल हेल्थ बोर्ड जो है, रिव्यू बोर्ड जो है, will decide and modify the directives. As I said earlier, the MHRB's decision will be final and binding subject to an appeal in the higher court. This mechanism ensures the checks and balances in exercising the patient's autonomy. The review board acts as a neutral body, balancing the patient's will, medical necessity, and family interest. So while assessing or while reviewing the agreement or the directives or the any amendment, the board will act as a neutral person, as a separate entity, as a separate individual, which will be balancing the patient's will. पेशेंट की इच्छा को भी मद्देनजर रखा जाएगा, पेशेंट की जो मेडिकल नेसेसिटी है उसको भी सामने रखा जाएगा एंड फैमिली इंटरेस्ट क्या है वो भी देखा जाएगा and then only the board will come to the tacit conclusion and will decide and modify the directives. So appointment of a nominated representative. Who is a nominated representative? A trusted person appointed by an individual to take care of their behalf during the period of mental incapacity. कैसे अपॉइंट होगा? As we discussed earlier, through a written, signed and witnessed document. The person must have full decision making capacity at the time of appointment. So इस sections के तहत एक तो ये तय है कि अपॉइंटमेंट अगर एनआर की करनी है तो उस व्यक्ति को फुल कैपेसिटी में, डिसीजन मेकिंग की फुल कैपेसिटी में होना जरूरी है। ये एक्ट की एक अहम प्रावधान है। If no representatives are appointed, then appointment may be made in this order of preferences by a family member, spouse, parent, or adult child caregivers appointed by Mental Health Review Board. Now, what is the role of nominated representative? To participate in care planning, ensure the person's rights are protected, give or withhold the consent
for treatment if required. The representative concept strengthens the patient's autonomy, individuality, and trust, ensuring decisions are made by someone who knows the person's values and preferences. So overall, अगर इस एक्ट को हम देखें, sorry, it is to be continued in next session. So अगर हम इस एक्ट को देखें तो इतना ल्यूसिड किया गया है, इस एक्ट को इतना सिंप्लीफाई किया गया है कि मेंटली इल पर्सन को पहले एक लुनाटिक में रखा गया था, एक स्पेशल कैटेगरीज में रखा गया था, क्रिमिनलाइज किया गया था। उन सब से बाहर निकालकर उन्हें भी एक सामाजिक जीवन जीने की, एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में आने की, मेंटली इल पर्सन मेंटली चैलेंज नहीं हो सकता है, मेंटली चैलेंज नहीं होता है, ये कहना इस एक्ट का अहम हिस्सा है। इस एक्ट ने इतना सिंप्लीफाई करके रखा है इस पूरे मेंटली इल पेशेंट्स के लिए कि कोई भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स अगर इस एक्ट के तहत काम करे तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में इस पर काम करके उस व्यक्ति को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं।